गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे क्लास 12th की हिंदी के व्याकरण के पोर्शन में। क्लास 12th हिंदी के व्याकरण और बेटा संस्कृत के विषय में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में कि व्याकरण में आपको क्या क्या अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और संस्कृत में आपको कौन कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके ऑब्टेन हो सके, 90+ मार्क्स आपके कम से कम आ सके। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बेटा आपको मैं इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। बेटा अब पता है कि आपके पेपर के 2 से 1 या 2 ही दिन बचे हैं, तो बस आज रात को आपको इतना कुछ हर हाल में तैयार कर लेना है जिससे कल के पेपर में आप उस सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से लिख के वहाँ आ सके। तो कुछ चीज़ें जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ उनकी को बार बार आपको रिपीट करते हुए चलते हैं एक तरफ से। बेटा देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा संस्कृत गद्यांश, जो कि आपके 7 नंबर का आएगा। संस्कृत गद्यांश जो कि कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा बेटा? 7 नंबर का पूछा जाना है। इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत गद्यांश को पढ़ने के लिए आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, केवल 2 चैप्टरों को फोकस करना है। एक संस्कृत भाषायाम महत्वम और दूसरा महामना मालवी। ये 2 चैप्टर आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी इसके आपके गद्यांश दिए गए हैं, एक संस्कृत भाषायाम महत्वम और दूसरा महामना मालवी, इन दोनों के सारे आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना है उन सारे के सारे गद्यांशों का, जो आपको वहां पे बेटा आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। ठीक है, एक गद्यांश को आपको मैं लिख के बता देता हूं कि आपको किस तरह से वहां पे पेपर को सॉल्व करना होगा। अगर आपके पेपर में वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं तो आपको वहां पे इस पेपरों को किस तरह से सॉल्व करना है। एक पेपर मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके, बाकी का पेपर आपको बेटा जितना भी क्वेश्चन है वो आपको स्वयं से सॉल्व करना है, जो कि आपके किस में होंगे बेटा? क्वेश्चन बैंक। ये याद रखना कि क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको किसी और जगह से कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इस समय केवल वही क्वेश्चन पढ़ने जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हो। किसमें दिए हो बेटा? क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक के किस चैप्टर में? केवल और केवल बेटा संस्कृत भाषायाम महत्तम और महामना मालवी, इन 2 चैप्टर को फोकस करना है, क्योंकि संस्कृत गद्यांश हमारे 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा बेटा? 7 नंबर का आएगा। जैसे बेटा एक गद्यांश मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से इस साल के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है बेटा। गद्यांश लिखा है, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिताः किमपि राष्ट्रे कश्चनान्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु क्रीडदशमपि व्यर्थं ज करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र है परस्पर प्रभुसत्ता है, प्रदेशी खंडता है, द सम्मानिश्चित है। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर सम्मानित है, व्यवहारित है। किमपि राष्ट्रमपरेण न कष्टे सर्वापि राष्ट्राणि मिथ स्वः स्वः प्रभुसत्ता संत्या रक्षास्यन्ति। ठीक बेटा, ये आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है जिसका आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ सहित अर्थ लिखना है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले आपको होता है संकेत लिखना होता है बेटा। संकेत में क्या होता है? जहां से स्टार्ट है उसको और जहां पे खत्म है उसको लिखा होता है। तो स्टार्ट हो रहा है बेटा आधुनिके से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आधुनिके डेड डेड डेस। खत्म कहाँ पे हो रहा है बेटा? रक्षास्यन्ति पे, तो हमने लिख दिया रक्षास्यन्ति। अब संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में याद रखना बेटा किस भाग का है, संस्कृत भाग का है तो इसको ब्लैक से लिखना है। किस चैप्टर का है, उस चैप्टर या अध्याय का नाम आपको ब्लैक से लिखना है। ये 2 चीजें ब्लैक से होंगी, बाकी सब ब्लू से लिखना है आपको बेटा। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना छोटा सा आपको संदर्भ लिखना होता है, वहां बहुत कुछ आपको इसमें नहीं लिख देना है कि पता चले कि आप वो भी चीजें लिख रहे हैं जो उसने पूछा भी नहीं है। फिर आपको बस केवल इसका हिंदी में अनुवाद कर देना और आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का बेटा आपका ये संदर्भ होता है और 5 नंबर का अनुवाद होता है। देखिए, सबसे पहला लाइन बोला जा रहा है, आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण एवं चा व्यवस्थिता है, ये बोला गया है। तो देखिए बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। कि जो हमारी बेटा आधुनिक
संसार का पंचशील तत्व सिद्धांत है उसमें जो है नवीन राजनीतिक स्वरूप को इस तरह से हम लोगों ने ग्रहण किया है या इस तरह से उसको डेवलप किया है कि कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता है एवं प्रादेशिक अखंडता है का सम्मान करेगा और प्रत्येक राष्ट्र जो होगा वो आपसी जो एक दूसरे के पड़ोसी की जो संप्रभुता होगा और प्रादेशिक अखंडता होगा उसका सम्मान करेगा। उसका क्या करेगा बेटा? सम्मान करेगा। आगे लिखा है बेटा, प्रत्येक राष्ट्र है परस्पर समान है व्यवहार्य। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में किसका कर बेटा? समानता का व्यवहार करेगा। किमपु राष्ट्रमपरेण न काष्टे, इसका मतलब ये होता है बेटा कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। आक्रमण का मतलब आक्रांत का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है, अर्थात कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक बेटा। फिर आगे लिखा है सर्वाप्ति राष्ट्राणि मिथः स्वः स्वः प्रभु सत्ता शांत्याय रक्षयन्त्य है। इसका मतलब होता है बेटा कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता, सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति की रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभु सत्ता की शांति की रक्षा करेंगे। बस इतना आप लिखेंगे तो वहां पे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। वहां पे कितने नंबर मिल जाएंगे बेटा? 7 नंबर मिलेंगे। ये आपका हो गया एक महत्वपूर्ण गद्यांश मेरे तरफ से जो आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद बेटा देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर का एक पद्यांश होगा, उसमें भी आपको केवल संदर्भ लिखना होगा और उसकी बेटा क्या लिखना होगा? उसको आपको अर्थ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। बस 2 चीजें आपको लिखना होता है ये 7 नंबर के क्वेश्चन बेटा, उसका संदर्भ और उसका अनुवाद। तो पद्यांश के लिए मैंने आपको एक ही चैप्टर बताया है कि केवल सुभाष रत्नानी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक पद्यांश आपको इस चैप्टर से 100% मिलना है, तो सुभाष रत्नानी को पढ़ लेना है। तो मैं एक आपके लिए सुभाष रत्नानी का श्लोक लाया हूं जिसको आप ध्यान से देखिए बेटा। बोला जा रहा है उदेति सविता ताम्र स्त्राम्ब एवास्तिमेतु चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता। तो अभी मैंने बताया बेटा संकेत को जहां से स्टार्ट करना है वो लिख देते हैं और जहां पे खत्म होता है वो लिख देते हैं। तो शुरू कहां से हो रहा बेटा? उदेति से, तो यहाँ लिख दिया मैंने उदेति। खत्म कहां पे हो रहा है बेटा? महता मेक रूपता, तो यहाँ पे लिख दिया महता मेक रूपता। अब संदर्भ लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। जो प्रस्तुत आपका पद्यांश है ये हमारी बेटा श्लोक पद्यांश श्लोक जो है हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत भाग के किस चैप्टर से बेटा लिया गया है? सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। उदेति सविता ताम्र एवा वस्तु एवा वास्ते मेतुचा। बोला गया है सूर्य जो होता है बेटा उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति के आने पर महापुरुष एक रूप में ही रहते हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं बेटा वो संपत्ति आ रही हो या विपत्ति आ रही हो दोनों ही समयों पे एक समान वो होते हैं बेटा, अर्थात सुख में ज्यादा हर्षित हो जाते हैं और ना ही दुख में ज्यादा पीड़ित होते हैं। अपित सम्मान भाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। अर्थात वो क्या होते हैं बेटा? समान भाव से क्या करते हैं बेटा? सुख और दुख को ग्रहण करते हैं। सुख और दुख को क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं। तो अगर आपने इतना लिखा तो आपको 7 नंबर इस पद्यांश के मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, ये हो गया पद्यांश की बात। इसके बाद देखो बेटा आपसे जो पूछा जाएगा वहां पे, इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे मुहावरा वो लोकोक्तियां। क्या पूछी जाएंगी बेटा? मुहावरा या फिर आपसे पूछी जाएंगी वहां लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाती हैं वहां पे आपको। इसको क्या करना होता है बेटा? इसमें मुहावरा या लोकोक्तियां ये होगा जिसका आपको पहले अर्थ लिखना होगा। पहले क्या लिखना होगा बेटा? अर्थ लिखना होगा और इसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। इसके बाद उसका क्या करना होगा बेटा? वाक्य प्रयोग करना होगा। तो चलते हैं एक दो जो महत्वपूर्ण बेटा मुहावरे और लोकोक्तियां हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आपको इन 7 को अच्छी तरह से तैयार करना है बेटा। ये 7 जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो आपके हर साल पूछे जाते हैं बेटा। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसमें से पहला आपसे ये कह रहा है बेटा, पहला आपका क्या कह रहा है? एक मिनट बेटा, पेज भेज दीजिए। पहला आपसे कह रहा है बेटा आंखों का तारा होना। पहला क्या कह रहा है बेटा? आंखों का तारा होना। तो पहले तो इसका अर्थ लिखना है। पहले तो इसका क्या लिखना है बेटा? अर्थ लिखना है। तो जब मैं इसका अर्थ लिखूंगा आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ आपको पता है बेटा क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका बेटा अति प्रिय होना। क्या होता है अर्थ बेटा इसका? अति प्रिय होना। प्रिय होना, ये इसका हो गया बेटा अर्थ।
अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। इसका क्या करना है बेटा? वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग, तो जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग में लिख देंगे कि राजेश अपने दादा दादी की आंखों का तारा है, की आंखों का तारा है। बस इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं, 2 लोकोक्तियां पूछी जाएंगी बेटा, एक एक नंबर की, और आपको 2 करने होंगे, तो दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए बेटा। अगला देखिए, मान लीजिए आपको वहां से पूछ लिया गया बेटा ईद का चांद होना। क्या पूछ लिया गया बेटा? ईद का चांद होना। तो इसका अगर मैं अर्थ लिखता हूँ बेटा, इसका क्या लिखता हूँ बेटा अगर मैं अर्थ, तो सबको पता है कि ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद बेटा दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये आपके पास होता है बेटा अर्थ। अब अगर इसका मैं बेटा वाक्य प्रयोग की बात करूं, वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग क्या है इसका? वाक्य प्रयोग आपको पता है बेटा कि जब आपका, मान लीजिए किसी अपराधी के लिए लिखना चाहते हैं, तो इसमें लिख लेंगे, मान लीजिए उसका नाम आपका राकेश है बेटा। राकेश, राकेश जब से पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ईद का बेटा चांद हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो। बस इतना आपको लिखना होगा बेटा। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो वहां पे आपको इसके पूरे नंबर वहां पे दिए जाएंगे। ठीक, पहले आपको उसका अर्थ लिखना होगा कि जो हमको दिया गया है उसका बेटा अर्थ क्या है, और इसके बाद आपको उससे क्या होगा बेटा, आपसे एक वाक्य प्रयोग कर देना होगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मक्खन लगाना। अगला बोला जा रहा है मक्खन लगाना बेटा। अगला क्या है बेटा? मक्खन लगाना। तो अगर इसका मैं अर्थ देखूं तो मक्खन लगाने का मतलब होता है बेटा चापलूसी करना। अर्थ क्या हो जाता है बेटा इसका? चापलूसी करना। इसका अर्थ हो जाएगा बेटा चापलूसी करना, चापलूसी करना। ठीक बेटा, अगर मैं इसका वाक्य प्रयोग करूं, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा बेटा? वाक्य प्रयोग है महेंद्र सॉरी, महेंद्र का तो कहना ही क्या, कहना ही क्या, वह तो कुछ भी, वह तो कुछ ही समय में, वह तो कुछ ही समय में, कुछ ही समय में मक्खन लगा देता है, कुछ ही समय में मक्खन लगा देता है, लगा देता है, मक्खन लगा देता है, और अपना काम बना लेता है, और अपना काम बना लेता है, और अपना काम बना लेता है। तो ये आपका हो गया बेटा तीसरा। तीसरा जो आपका था मक्खन लगाना। मक्खन लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना, और उसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा महेंद्र का तो कहना ही क्या, वह तो कुछ ही समय में मक्खन लगा देता है और अपना काम बना लेता है। ठीक बेटा, अगले में चलते हैं। तो अगला आपसे बोला जा रहा है, अगला जो आपसे पूछा जा रहा है बेटा, वो ये पूछा जा रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ की अगर मैं बात करूं बेटा, इसके किसकी बात करूं बेटा? अर्थ की। तो अर्थ की अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऊंट के मुंह के जीरा का मतलब है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। आवश्यकता, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज। ठीक है बेटा, ये होता है अर्थ। ठीक है, ऊंट के जीरा का मतलब होता है बेटा आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज हो गई बेटा। ठीक, अब इसका हमको वाक्य प्रयोग करना होगा। इसका हमको क्या करना होगा बेटा? वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक, तो वाक्य प्रयोग हेडिंग पड़ेगी वाक्य प्रयोग।
तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा बेटा, 5 के बीच में, 5 के बीच में 2 मुट्ठी चने, 2 मुट्ठी चने क्या हैं? ये तो ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक बेटा, यह क्या मतलब क्या हो गया, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो ये वाक्य प्रयोग हो गया, ये बेटा क्या हो गया आपका, वाक्य प्रयोग हो गया। अगले की बात करते हैं। तो अगला आपसे बोला गया है बेटा हवाई किले बनाना। अगला जो है बेटा वो है हवाई किले बनाने का आपको अर्थ लिखना कि हवाई किले बनाने का क्या मतलब होता है, हवाई किले बनाने का क्या मतलब होता है। तो अगर हम अर्थ लिखें बेटा, इसका क्या लिखें बेटा, अर्थ। तो अर्थ इसका होता है बेटा, हवाई किले बनाने का मतलब होता है कोरी कल्पना करना। क्या मतलब होता है बेटा, कोरी कल्पना करना। ठीक है बेटा, करना, इसका मतलब होता है कोरी कल्पना करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे बेटा, वाक्य प्रयोग करेंगे। तो हेडिंग पड़ जाएगी आपके पास वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग जब आप हेडिंग डालेंगे बेटा तो उसमें आप लिख देंगे अगर जीवन में सफल बनना है, अगर जीवन में सफल बनना है तो मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मेहनत करना होता है। यूं हवाई किले बनाने से क्या लाभ है, क्या लाभ है। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि बेटा हवाई किले बनाने का मतलब होता है अगर जीवन, हवाई किले बनाने का मतलब होता है कोरा कल्पना करना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अगर जीवन में सफल बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। यूं हवाई किले बनाने से क्या लाभ है, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट में जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला बेटा है आपके पास प्राणों की बाजी लगा देना। अगला है जो आपके पास जो आपको तैयार करना है वो है बेटा प्राणों की बाजी लगा देना। वो क्या बेटा, प्राणों की बाजी लगा देना। तो प्राणों की बाजी लगा देने का अगर मैं अर्थ लिखूं, अगर मैं इसका क्या लिखने जा रहा हूं बेटा, अर्थ। प्राणों की बाजी लगा देने का अगर मैं अर्थ लिखने जा रहा हूं तो इसका अर्थ होता है बहुत साहस करना बेटा, बहुत साहस करना, बहुत साहस करना। ठीक है, अब इसका अगर मैं वाक्य प्रयोग की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, वाक्य प्रयोग की बात करता हूं। वाक्य प्रयोग, तो इसका वाक्य प्रयोग आपका हो जाएगा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, प्राणों की बाजी, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। ठीक बेटा, याद रखना बेटा इसका वाक्य प्रयोग हो गया चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर, तुम चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक बेटा, अगला जो आपके पास बेटा मुहावरा ये लोकोक्तियां हैं वो है बेटा कलम घिसना। वो क्या है बेटा, कलम घिसना। तो ये आपके लिए HW है, इसका आपको अर्थ बताना और वाक्य प्रयोग करके मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर से, मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 या फिर आपको बेटा इसी नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना जो भी प्रॉब्लम हो लिख के भेज देना, मैं इसको जल्द से जल्द आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो आपसे वहां पूछा जाएगा बेटा वो पूछा जाएगा आपसे, यहां तक हो गया बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे कोई डाउट हो आपको होना नहीं चाहिए। तो याद रखना बेटा संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, लोकोक्तियां, मुहावरा, यहाँ तक का पोर्शन हम लोगों ने बेटा कवर कर लिया है कि किस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब चलते हैं आगे की कुछ और बातें करते हैं जो हमारे लिए बेटा बहुत ही जरूरी हैं, उनको देखते हैं। इसके बाद बेटा जो आपको ग्रामर में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे बेटा और दोनों 1-1 नंबर के होंगे। दोनों कितने के होंगे बेटा, 1-1 नंबर होंगे। तो अनेकार्थी शब्दों में देखें बेटा कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कर, कर का होता है हाथ और किरण। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश और वस्त्र।
गुरु, गुरु का मतलब होता है शिक्षक या बड़ा। पत्नी, पत्नी का मतलब होता है आर्या, यह है सहधर्मिणी। पत्र, पत्र का मतलब होता है बेटा चिट्ठी या पता। अब पद का मतलब होता है गीत या पैर। तो ये आपके हो गए वो शब्द जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं, तो इनको अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना का क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने वाला क्वेश्चन आता है। तो याद रखना बेटा, इस तरह के क्वेश्चनों को करने का सबसे सही तरीका है कि आप धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस में 5 से 10 डेली आप याद करते रहे, जिससे आपके एग्जाम तक ये सब कुछ याद रहे। तो याद रखना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, तो इसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके बेटा 1-1 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने होंगे बेटा? 1-1 नंबर होंगे। कुछ महत्वपूर्ण मैंने बेटा आपके लिए वाक्यांश लिख के लाया हूं जिनको एक शब्द में आपको बदलना होगा। जैसे कि पहला आपके सामने बेटा, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसको क्या कहते हैं? जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये हमारा आंसर होगा बेटा संपादक। उसको क्या कहते हैं बेटा? संपादक कहते हैं। दूसरा कह रहा है बेटा, जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखना बेटा, जो वंदना करने योग्य होता है उसे वंदनीय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? वंदनीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको विधवा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? विधवा बोलते हैं। उसको हम लोग विधवा बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, जो अपने काम से जी चुराता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बेटा कामचोर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कामचोर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कि जो स्त्री कविता लिखती हो, जो स्त्री क्या लिखती हो बेटा? कविता लिखती हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कवित्री बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कवित्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जाता है बेटा, आकाश चूमने वाला, जो आकाश को चूमता है उसको क्या कहते हैं? उसको गगन चुम्मी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? गगन चुम्मी कहते हैं। तो ये मेरे तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो अनेक शब्दों में एक शब्द लिखा जाता है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद आपसे बेटा आएगा जो अगला क्वेश्चन, वो आएगा वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, तो ये भी बेटा 2 नंबर का पूछा जाएगा और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे कि वाक्यों को शुद्ध करके हम लोग कैसे लिखेंगे। वाक्यों को शुद्ध करके हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से बेटा। पहला कह रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन बोला गया है, मैं लड़के को पढ़ाया है। मैं लड़के को पढ़ाया हूं, तो उसका आंसर होगा मैंने लड़के को पढ़ाया है। मैंने लड़के को पढ़ाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। किस पे चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है बेटा, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तो सेम आ गया था बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? आपका भविष्य उज्जवल ही, आपका भविष्य उज्जवल ही। तो जब इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा बेटा? आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बेटा, मुझे चाय का गर्म प्याला दो। मुझे चाय का गर्म प्याला दो, तो इसका आंसर हो जाएगा मुझे गर्म चाय का प्याला दो। मुझे गर्म चाय का प्याला दो। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला गया है वो बोला गया है, मैं स्वयं अपने आप आपके पास आ रहा हूं। मैं स्वयं अपने आप आपके पास आ रहा हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मैं स्वयं अपने आपके पास आ रहा हूं। मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूं। मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ तक हो बेटा। इसके बाद जो 2 नंबर का अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, वो आपसे पूछा जाएगा रस का क्वेश्चन। किससे पूछा जाएगा बेटा? रस से पूछा जाएगा। तो रस में बेटा एक ही रस आपको लिखना होगा, जिसको आपको उदाहरण सहित लिखना होगा बेटा, और 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो आपको 4 रसों पे फोकस करना है। कितने रसों पे बेटा फोकस करना है बेटा? 4 रसों पे आपको बेसिक फोकस करना है। इन 4 रसों को अगर आपने सही से तैयार कर लिया तो वहां पे ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उनमें से कौन कौन सा बेटा? पहला तो आपको करुण रस को तैयार कर लेना है। किसको तैयार कर लेना बेटा? करुण रस को। फिर आपको हास्य रस को तैयार कर लेना है। किसको तैयार करना है बेटा? हास्य रस को तैयार करना है। इसके बाद आपको तैयार करना है शांत रस को। किसको तैयार करना है बेटा? शांत रस को। और इसके बाद हमको तैयार करना है बेटा वीर रस को। इसके बाद हमको किसको तैयार करना है बेटा? वीर रस को। तो देखिए मैं इन सब की डिफिनेशन और एग्जाम्पल आपको दिए दे रहा हूं। जैसे हमको करुण रस की बात करना हो बेटा, किसकी बात करनी हो? करुण रस की। ध्यान रखना बेटा, इसकी परिभाषा होती है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। पहली बात आपको पता होनी, जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या है बेटा? शोक है। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना, जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना या उसका न मिलने
उसमें उत्पन्न होने वाले दुख या शोक की उत्पत्ति करता है तो इसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगला आपके पास जो बेटा रस है वो है बेटा वीर रस। वो क्या है बेटा? वीर रस। परिभाषा की बात की जाए तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका उत्साह होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। ठीक है, जब हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह होता है तो वह वीर रस होता है। जब किसी कार्य को करने के लिए हृदय में आपके क्या हो बेटा? उत्साह हो, तो इस तरह के रसों को क्या बोलते हैं बेटा? वीर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वीर रस बोलते हैं। अगर मैं बेटा इसकी उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण ये हो जाएगा बेटा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने दहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। ठीक बेटा। अब इसके बाद जो आपको आखिरी तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा हास्य रस को। किसको तैयार करना है बेटा? हास्य रस को तैयार करना है। आखिरी जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा हास्य रस को। किसको तैयार करना है बेटा? हास्य रस को। तो हास्य रस की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो याद रखना बेटा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। जब हास्य नामक स्थायी भाव जो होता है, कौन सा बेटा? हास्य नामक जो स्थायी भाव होता है वो वियोग अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण की बात की जाए बेटा, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, ये उदाहरण आपको लिख देना है। तो अगर आप इन तीनों रसों को डिफिनीशन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो वहां पे आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। रस इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा बेटा। अगला जो आपसे पूछा जाएगा बेटा वो पूछा जाएगा अलंकार के विषय में। किसके विषय में पूछा जाएगा बेटा? अलंकार के। एक अलंकार आपको लिखना होगा जिसकी परिभाषा और उसके उदाहरण आपको देने होंगे। तो ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो कौन कौन से अलंकार आपको तैयार करने बेटा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं तैयार करना है बेटा। अलंकार में केवल 3 अलंकारों को तैयार करना है। एक अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। अगर आप ये तीनों अलंकार को तैयार कर लेते हैं तो अलंकार में से इन 3 में से एक आपको वहां मिल जाएगी। इसके ज्यादा आपको अलंकार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इनकी डिफिनीशन देख लेते हैं बेटा। अगर वहां आ गई तो कैसे लिखोगे? मान लीजिए आपसे रूपक अलंकार वहां पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया बेटा? रूपक अलंकार आपसे वहां पे पूछा गया। तो आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? काव्य में जहां एक वस्तु को उपमेय दूसरी वस्तु उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा होता है बेटा? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं बेटा, चरण कमल बंदो हरिराई। उपरोक्त में चरण को कमल के समान प्रकट किया गया है। उपरोक्त जो पंक्तियां दी गई हैं बेटा उसमें क्या किया गया है? जो कमल है उसको किसके समान प्रस्तुत किया गया बेटा? चरण को कमल के समान प्रस्तुत किया गया है। अगला है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला जो आपको तैयार करना है वो है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। वो कौन तैयार करना है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको तैयार करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें अधिकतर मनु मानो जानो आदि शब्द होते हैं। जो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होता है इसमें अधिकतर जो शब्द यूज होते हैं वो होते हैं मनु मानो जानो आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण की अगर मैं बात करूं बेटा तो उदाहरण इसका होता है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रस का घड़ा। तो देखिए यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग हुआ, मानो, तो इसका मतलब हो गया बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर मैं इसका स्पष्टीकरण लिखना चाहूं तो स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त पंक्ति में मानो शब्द आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगी। अगली बात करते हैं बेटा। अगला जो आपके पास है वो है बेटा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की अगर मैं परिभाषा की बात करूं बेटा, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो पहला उदाहरण है बेटा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण की बात की जाए बेटा तो उपमेय है हरिपद, उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमल और वाचक शब्द जो है इसका बेटा है से। वाचक शब्द क्या है बेटा? से है। चलते हैं बेटा अगले लास्ट अलंकार पे जो आपको तैयार करना है वो है बेटा अनुप्रास अलंकार। वो कौन सा बेटा? अनुप्रास अलंकार।
तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ऐसे अलंकार जिसमें कुछ शब्दों की जो पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा बेटा, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अतः यहाँ क्या होगा बेटा, अनुप्रास अलंकार होगा। चलते हैं आगे बेटा। इसके बाद आपको तैयार करना है छंद को। किसको तैयार करना है बेटा, छंद को। इसके बाद आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा छंद को। किसको तैयार करना है बेटा, छंद को तैयार करना है। तो सारे छंद नहीं पढ़ने हैं, केवल आपको 4 छंद पढ़ लेने हैं। इनमें से एक छंद को आपको लिखना होगा और उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। अगर आप ये 4 छंदों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो वहां पे जो भी आपके छंद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। ठीक बेटा, तो अब इनकी मैं डिफिनीशन आपको दिखा देता हूँ कि अगर बोर्ड में आई तो आपको किस तरह से वहां लिखनी होगी। तो अगर वहां पे आपको डिफिनीशन लिखनी, मान लीजिए दोहा की आपसे पूछा, तो दोहा क्या होता है बेटा, दोहा से अगर आपसे पूछा तो इसको ध्यान सुनिएगा, दोहा को कैसे आप डिफाइन करेंगे। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जो आपका दोहा होता है बेटा वो एक अर्ध सममात्रिक सम होता है। क्या होता है बेटा, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका जो प्रथम चरण होता है और तीसरा चरण, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। तो मात्राओं को गिन लेते हैं बेटा, ध्यान सुनिए बेटा। तो 1-1-1, 2-2, 2-1-2। ठीक बेटा, इसके अगर गिने तो ये हो जाएगा 1-1, 2-2, 1-1, 2-1। अगर हम इसकी गिनना चाहें बेटा तो वो हो जाएगी SS। ठीक है बेटा, SI फर्स्ट हो जाएगा बेटा, SI। इसके बाद हो जाएगा SIS, SIS इसका हो जाएगा बेटा। और मोती वाले का अगर ध्यान दें तो SS, SI और SI। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। तो अब गिन लेते हैं बेटा। अगर हम बात करें तो इसका मतलब 1 से होता है और इसका नंबर बेटा गुरु से होता है 2 जोड़ना है। तो ठीक है, जब हम रहीमन को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए बेटा, 13। तो आपके जो आपके पास पहली जो चरण है उसमें कितनी आ गई, 13 मात्राएं आ गई। दूसरे चरण की बात की जाए तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कितने हो गए बेटा, 10। अभी ये कहीं रहा जा रहा है, 1 मिनट, हाँ एक ये 11। तो 11 आपके हो गए। वही लिखा है कि प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, तीसरे चरण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरा चरण क्या कह रहा है, पानी गए न उबरे मोती मानू चून। तो पानी गए न उबरे में गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 1 13। कितने हो गए बेटा, 13 हो गए आपको। इसको गिन लीजिए अच्छी तरह से, एक यहाँ पे, हाँ 13 हो गए। तो आपके तीसरी पंक्ति में कितने हो चाहिए, 13। तो तीसरी में बेटा हो गए 13। चौथी पंक्ति में कितने हो चाहिए, 11। गिन लेते हैं बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 2 4 2 6 7 8 9 1 10 1 11। कितने हो गए बेटा, 11 हो गए यहाँ से। अब हम चलते हैं आगे बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी बेटा डर के। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें बेटा चौपाई की, किसकी बात करें, अगला जो आपके पास छंद है वो है चौपाई। वो कौन है बेटा, चौपाई। तो चौपाई की अगर मैं बात करना चाहूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, और जो चौपाई होता है उसमें कितने चरण होते हैं बेटा, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में क्या होते हैं बेटा, 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में क्या होते हैं बेटा, 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण लिखेंगे बेटा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक बेटा, ये आपका हो गया उदाहरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार कर लेना है बेटा सोरठा को। किसको तैयार करना है बेटा, सोरठा को। सोरठा को तैयार करना। अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा सोरठा को। किसको तैयार करना है बेटा, सोरठा। तो सोरठा की अगर मैं डिफिनीशन आपसे बोलूं कि सोरठा की डिफिनीशन क्या होती है, इसको आप लिखिए। तो सोरठा की डिफिनीशन ध्यान से सुनना बेटा, कि सोरठा की डिफिनीशन क्या होती है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सोरठा होता है बेटा वो आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने 4 चरण होते हैं बेटा, 4 चरण होते हैं। इससे पहले और तीसरे चरण में, जो पहला और तीसरा चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितने कितने बेटा 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, जो सोरठा होता है बेटा वो दोहे का उल्टा होता है। तो अगर उदाहरण लिखने जाएंगे हम लोग बेटा इसका, तो उदाहरण क्या लिख देंगे बेटा, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथक अपार अयार, नेति नेति नीत निगम कहे। ठीक है बेटा, तो ये उदाहरण हो गया सोरठा का। तो इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने इन डिफिनेशनों को छोटी छोटी जो मैं बता रहा हूँ उनको याद कर लिया तो आपकी ग्रामर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। व्याकरण में कोई सी भी तरह की हिंदी को लेकर के आपके सामने दिक्कत नहीं होगी। अगला जो आपसे बेटा क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा पत्र लेखन से। किससे पूछा जाएगा बेटा, पत्र लेखन से, कि आपको बेटा एक पत्र लिखना होगा अपने यहाँ के किसी समस्या से रिलेटेड करके। वो 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। तो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको पत्र लेखन सीखना है वो है बेटा, छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए एक बैंक अधिकारी को पत्र लिखना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला जो आपको तैयार करना है लेटर, वो तैयार करना है किस पे बेटा, कुटीर उद्योग खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए पत्र लिखिए। ठीक बेटा, ये वाला भी आपको कर लेना है। और तीसरा जो आपको करना है वो ये करना है बेटा, अपने गांव को सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। हमको अपने गांव में क्या करना है बेटा, जो सफाई कर्मी है उससे संबंधित, आपको सफाई से संबंधित एक पत्र अपने अधिकारी को लिख के देना। तो ये अगर 3 आपने बेटा अच्छी तरह से इन लेखनों का लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो इन्हीं 3 में से कोई ना कोई आपको वहां पे लेटर लिखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा बेटा शब्द युग्म से। किससे पूछा जाएगा बेटा, शब्द युग्म से। ये इसमें बहुविकल्पी 2 क्वेश्चन होंगे बेटा और एक एक नंबर के होंगे, तो दोनों को आपको करना होगा। तो उनमें से मैंने कुछ आपके लिए लिख के लाया हूँ जो मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको तैयार कर लेना बेटा। जैसे श्रवण, श्रमण, तो याद रखना श्रवण का मतलब होता है सज्जन और श्रमण का मतलब होता है दुर्जन। इसी तरह बेटा जैसे लिखा हो करण और कर्ण, तो करण का मतलब होता है साधन और कर्ण का मतलब होता है कान बेटा। इसी तरह से कहीं पे लिखा हो अम्बुद अम्बुज, तो अम्बुद का मतलब होता है बादल और अम्बुज का मतलब होता है जल। इसी तरह अगर कहीं पे लिखा है बेटा अनिल अनल, क्या लिखा है बेटा, अनिल अनल लिखा है। कहीं पे लिखा है आपके पास अनिल अनल, क्या लिखा है बेटा, अनिल अनल। तो वहां पे ध्यान से देखिए बेटा आपको क्या लिखना होगा, अनिल अनल कहीं पे लिखा है तो अनिल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब क्या होता है बेटा वायु, और अनल का मतलब होता है आग। अनल का मतलब क्या होता है बेटा आग। ठीक है, इसी तरह से अगला जो आपके पास लिखा है वो लिखा है प्रथा, प्रथा, क्या लिखा बेटा, प्रथा, प्रथा। तो याद रखना बेटा प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज और प्रथा का मतलब होता है कुंती। ठीक है, इसी तरह अगला आपको दिया गया है स्वपच और स्वपच, स्वपच और स्वपच। स्वपच का पहले वाले स्वपच का मतलब होता है बेटा चंडाला और दूसरे वाले स्वपच का मतलब होता है स्वयं पाकी। अगला और लास्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा भारती, 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 भारतीय। तो भारतीय का मतलब होता है सरस्वती और भारतीय का मतलब होता है भारत में रहने वाला, भारत में रहने वाला। तो अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी के सारे ग्रामर के पोर्शन के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से आपके हो जाएंगे। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आप अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इससे आपको पूरे के पूरे 100 नंबर किस तरह से मिलेंगे। ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे आपको कोई डाउट होता है तो आपको तुरंत पूछ लेना है। पहला है बेटा आपके पास संस्कृत गद्यांश, मैंने बताया ये 7 नंबर का हो जाएगा। 7 नंबर के आपको पद्यांश, मतलब टोटल 14 नंबर ये हो गए बेटा। लोकोक्तियां और मुहावरे आपको 2 नंबर के आएंगे, तो यहाँ से हो गए बेटा 16 नंबर। कितने नंबर हो गए आपके पास बेटा, 16 नंबर हो गए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा अनेकार्थी शब्द, ये भी 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर आपके हो गए तो 18। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको 2 दिए जाएंगे और दोनों आपको करने होंगे एक एक नंबर के होंगे, तो टोटल हो गए 20 नंबर। इसके बाद आपको दिया जाएगा वाक्यों को शुद्धता करके लिखना, वाक्य लिखे होंगे 2 और उनको शुद्ध करके लिखना होगा। तो याद रखना बेटा वाक्यों को शुद्ध करने के एक एक नंबर दिए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 22 नंबर, सॉरी ये हो जाएंगे आपके पास 22 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा, 22 नंबर हो गया। अगला आपके पास रस होता है, रस आपके बेटा एक रस आता है जिसको उदाहरण सहित आपको लिखना होता है, वो 2 नंबर का आएगा। वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके रस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैंने बता दिया कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर ये बढ़ा दो, तो टोटल हो गए बेटा 24 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए बेटा, 24 नंबर हो गए। इसके बाद आपको पूछा जाएगा अलंकार, अलंकार 2 पूछे जाएंगे और दोनों को करना होगा, दोनों एक एक नंबर के होंगे। तो अगर अलंकार को आपने बने में इंपॉर्टेंट अलंकार अभी वीडियो में कराया ही कैसे क्या लिखना है, तो उस अलंकार को बेटा 2 नंबर और जोड़ ली तो हो गए आपके पास 36 नंबर। इसी तरह आपसे छंद पूछे जाएंगे बेटा, चौपाई, दोहा,
सोरठा के विषय में वो 2 नंबर का आएगा, किसी एक के विषय में आपको लिखना होगा। तो जो मैंने बताए हैं उनको अगर उन छंदों को याद कर लेंगे तो आपको यहाँ से भी 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो टोटल हो गया बेटा आपके पास 38 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पत्र लेखन की। किसकी बात करते हैं बेटा? पत्र लेखन। तो पत्र लेखन मैंने बताया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर उन तीनों को आप तैयार कर लेते हैं तो वहां आपको उन तीनों में से एक मिल जाएगा और आपको टोटल 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो टोटल हो गया बेटा 34। कितने हो गए बेटा? 34। इसी तरह आपसे शब्द युग्म पूछा जाएगा बेटा। 2 शब्द लिखे होंगे, दोनों पढ़ने में एक जैसे होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो ऐसे को बोलते हैं बेटा शब्द युग्म। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों एक एक नंबर के होंगे। टोटल आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो 34 2 36। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है अच्छी तरह से और इन टॉपिकों पे पूरा फोकस कर रहे हैं तो आपकी जो ग्रामर का पोर्शन है या व्याकरण का पोर्शन है उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।